Keep watching Malik Law TV. नाजरीन, वेलकम टू द शो। में हूँ आपका मेज़बान अदील मलिक, इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर के शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन, इस प्रोग्राम के 2 सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूँ आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाब। अगर आपके पास भी कोई सवाल है इमिग्रेशन लॉ के मतलब तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाज़रीन, इसी के साथ आगाज़ करते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट का और बढ़ते हैं अपनी इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, पहली जो अपडेट है मेरे पास वो है पॉइंट बेस्ड सिस्टम के हवाले से, टियर 1 जनरल कैटेगरी के हवाले से। अब नाज़रीन, जिस तरह जो लोग इमिग्रेशन लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें पता होगा कि 2008 में रेबल की गवर्नमेंट ने पॉइंट बेस्ड सिस्टम का आगाज़ किया था और उस वक्त नाजरीन एक टियर 1 जनरल की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी जो HSMP प्रोग्राम था उसके बजाय। नाजरीन, 2008 से पहले अगर कोई हाईली स्किल्ड माइग्रेंट था वो HSMP अप्लाई करता था और ये जो कैटेगरी थी चेंज होके इसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में टियर 1 जनरल कहा जाता था। अब नाजरीन, ये जो कैटेगरी थी, ये जब नई गवर्नमेंट आई, कोलिशन गवर्नमेंट, इन्होंने डिसाइड किया कि इस कैटेगरी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये जो कैटेगरी थी काफ़ी मकबूल थी उन लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते थे सेटलमेंट पर्पसेस के लिए या यहाँ पे आना चाहते थे काम करने के लिए एज अ हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। अब नाज़रीन, जब से ये कैटेगरी बंद हुई है, ये जो बंद की थी कोलिशन गवर्नमेंट ने ये कर दी थी 6 अप्रैल 2011 से। इसका ये मतलब है 6 अप्रैल 2011 के बाद किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो नई फ्रेश एप्लीकेशन करे टियर 1 जनरल कैटेगरी के अंदर। बट नाज़रीन, स्टिल पॉसिबल था लोगों के लिए कि वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करे जिनको ऑलरेडी टियर 1 जनरल कैटेगरी में वीज़ा इशू कर दिया गया है होम ऑफिस या इंटर क्लियरेंस ऑफिसर की जानब से। तो नाज़रीन, अमूमन क्या होता है कि ये जो वीज़ा होता था ये पार्शल मिलता था और ऑन कम्प्लीशन ऑफ 5 ईयर इंडिविजुअल जो है वो अप्लाई कर सकते थे सेटलमेंट के लिए। अब नाज़रीन, दोबारा गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि एक्सटेंशन एप्लीकेशंस जो हैं टियर 1 जनरल के अंदर वो ख़त्म कर दी जाएंगी विद इफेक्ट 6 अप्रैल 2015। इसका ये मतलब है नेक्स्ट साल 6 अप्रैल के बाद किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो अप्लाई करे एक्सटेंशन वीज़ा अगर उसे ऑलरेडी टियर 1 जनरल मिल चुका है। और इसी तरह नाज़रीन, जो एक्सटेंशन वीज़ा होता है वो 3 ईयर का होता है और 3 ईयर के बाद एप्लीकेंट्स जो होते हैं अमूमन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब है नाज़रीन कि 6 अप्रैल 2018 के बाद किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा वो अप्लाई करे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1 जनरल वीज़ा। नाज़रीन, ये जो अनाउंसमेंट की गई है गवर्नमेंट की जानब से की गई है ताकि जो टियर 1 जनरल के माइग्रेंट में लोग हैं यूके में ऑलरेडी वो वीज़ा अप्लाई करें और फर्दर एक्सटेंशन ना लें। कुछ केसेस में नाज़रीन पॉसिबल था कि वो 2 फर्दर एक्सटेंशंस ले सकते हैं 3 ईयर प्लस 3 ईयर की। बट नाज़रीन, जैसा मैंने आपको भी बताया कि अगले साल से ये पॉसिबल नहीं होगा कि कोई एप्लीकेशन करे एक्सटेंशन की। इसलिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आपकी एक्सटेंशन आ रही है तो अप्लाई करें, मेक श्योर करें आप इमिग्रेशन रूल्स जो है फुलफिल कर रहे हैं। नाज़रीन, मेन जो रिक्वायरमेंट होती है टियर 1 जनरल एक्सटेंशन की वो ये होती है कि एप्लीकेंट को शो करना पड़ता है
कि वो काम कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में और हाईली स्किल्ड काम कर रहे हैं, उनके पैसे पास जो है पेमेंट आ रही है प्रोडिकली। अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है और एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंटेशन शो करें तो मेक श्योर करें उनके पास बैंक स्टेटमेंट्स हों और पे स्लिप्स हों, क्योंकि टियर 1 की जो एप्लीकेशन होती है उसमें 2 टाइप का एविडेंस सबमिट करना पड़ता है, जिससे शो हो कि आपके पास पैसे आ रहे हैं या आप काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी तरह इसमें एज की भी रिक्वायरमेंट होती है। जिनको ऑलरेडी पॉइंट्स मिले हैं उनके लिए एक्सटेंशन एप्लीकेशन में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एज फार एज एप्लीकेंट जो है काम कर रहा है और जो पॉइंट्स हासिल कर रहा है एम्प्लॉयमेंट की या अर्निंग की, वो ऑल टुगेदर उसको मिले ताकि वो एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हो। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है रोमानियन और बुल्गारियन माइग्रेंट्स के हवाले से। अब नाज़रीन, 2014 जनवरी से ये पॉसिबल है रोमानियन और बुल्गारियन नेशनल्स के लिए कि वो यूके में आए और यहाँ पे काम करें। उन्हें अब डायरेक्ट एक्सेस है लेबर मार्केट की। नाज़रीन, जनवरी 2014 से पहले ये होता था कि अगर कोई रोमानियन बुल्गारियन नेशनल है वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता था लेबर मार्केट को उससे परमिशन लेनी थी होम ऑफिस से पहले, और परमिशन मिलने के बाद वो सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर सकते थे जो जिनके पास लाइसेंस है होम ऑफिस की जानब से। अब नाज़रीन, ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये अबॉलिश कर दी गई है 1 जनवरी 2014 से। नाज़रीन, जब रोमानिया और बुल्गारिया ने EU ज्वाइन किया था 2007 में, तब लेबर गवर्नमेंट ये इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये एक ख़ास पीरियड तक डायरेक्ट लेबर मार्केट को एक्सेस नहीं कर सकते। अब नाज़रीन, ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो चुकी है और वो यहाँ पे अपने ट्रेड राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, जिसका मेजॉरिटी ऑफ EU कंट्रीज कर सकती हैं यूके में। नाज़रीन, इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। और नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है नए एप्लीकेशन फॉर्म और फ़ी के हवाले से। अब नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल 2014 होम ऑफिस ने जो है अपनी फ़ी जो है चेंज किया। इसी तरह उन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी चेंज किए हैं। नाज़रीन, जो फ़ी है ऑन एवरेज 3% इंक्रीज़ की गई है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। इसी तरह नाज़रीन, पहले ये होता था कि अगर कोई यहाँ पे अप्लाई करता है और उसके साथ डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट्स को डिस्काउंट मिलता था। नाज़रीन, ये जो डिस्काउंट है ये अब ख़त्म कर दिया गया है और इसका ये मतलब है कि डिपेंडेंट्स की फ़ी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है और इक्विवेलेंट कर दी गई है मेन एप्लीकेंट के। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा नाज़रीन कि अगर आप एप्लीकेशन करने का इरादा रखते हैं या आप का वीज़ा एक्सपायर होने लगा है तो मेक श्योर करें आप इन टाइम एप्लीकेशन सबमिट करें होम ऑफिस में और वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म और वैलिड फ़ी होम ऑफिस में भेजें टुगेदर विद नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन। अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड हो सकती है और रिजेक्ट होम ऑफिस वाले कर सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का में एक ब्रेक का वक्त होता है। ब्रेक के उस पार हम मिलेंगे मज़ीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ TV। वेलकम बैक टू द शो। वहीं से इमिग्रेशन अपडेट्स का सिलसिला शुरू करते हैं जहां पे हमने छोड़ा था ब्रेक से पहले और बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की जानब। नाज़रीन, ये जो अपडेट है ये है फॉर्म्स के हवाले से। जैसा नाज़रीन ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि 6 अप्रैल
2014 के बाद होम ऑफिस ने जो है अपने फॉर्म चेंज किए हैं और फ़ी भी इंक्रीज़ की है। इसी तरह दिसंबर लास्ट ईयर में होम ऑफिस ने कुछ नए फॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे और कुछ फ़ी में इंक्रीज़ की गई थी। अब नाज़रीन जो फॉर्म होम ऑफिस ने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था वो एक फॉर्म जो था वो था FLR FP। इसका ये मतलब है कि नाज़रीन अब अगर कोई अप्लाई करना चाहता है यहाँ पे फैमिली या प्राइवेट लाइफ की बेसिस के ऊपर उसे ये फॉर्म फिल करना होगा अदर देन FLR वो फॉर्म जो पहले यूज़ होता था। अब नाज़रीन ये जो फॉर्म है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ पार्टनर और एज अ पेरेंट, या कोई एप्लीकेशन करना चाहता है प्राइवेट लाइफ की बेसिस के ऊपर। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करे जो उसके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो होम ऑफिस अमूमन एप्लीकेशन रिटर्न कर देते हैं इनवैलिड करके, और कुछ केसेस में वो फॉर्म जो है आपको भेजते हैं और कहते हैं कि जो नेसेसरी फॉर्म है रिक्वायर्ड फॉर्म है वो फिल करके भेजिए। अब नाज़रीन मैं यही आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन करें तो मेक श्योर करें आप सूटेबल और करेक्ट फॉर्म यूज़ करें और करेक्ट वर्जन फॉर्म का यूज़ करें, अदरवाइज आपको डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो सकता है। और स्पेशली नाज़रीन 2012 अक्टूबर में होम ऑफिस ने इमिग्रेशन रूल अमेंड किए थे और ये आगाज़ हुआ था कि अगर कोई इंडिविजुअल 28 डेज़ अपना वीज़ा ओवर स्टे करता है तो उसकी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी ओनली ऑन द बेसिस कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके पास वैलिड वीज़ा नहीं था। अगर कोई एप्लीकेशन करता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर या किसी और कैटेगरी के अंदर। नाज़रीन इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, साइन करें प्रॉपर्ली और करेक्ट एप्लीकेशन फ़ी जो है वो भेजिए होम ऑफिस को, अदरवाइज किसी भी एक छोटी वजह से आपकी एप्लीकेशन जो है इनवैलिड हो के वापस आ सकती है जिससे आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री पे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं उन चेंजेस की तरफ जो इंट्रोड्यूस की गई थी होम ऑफिस की जानब से अक्टूबर के मंथ में लास्ट ईयर। अब नाज़रीन अक्टूबर के मंथ में दो सेट ऑफ चेंजेस आई थी। एक जो चेंजेस थी वो उन लोगों को अफेक्ट कर रही हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। अब नाज़रीन 28 अक्टूबर 2013 से पहले ये होता था कि अगर कोई अप्लाई करता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता था, या तो लाइफ इन द यूके टेस्ट या फिर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन 1 साल से। नाज़रीन अब 28 अक्टूबर के बाद जो है लाइफ इन द यूके टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और इसी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी एप्लीकेंट्स को पास करना पड़ता है। इसका ये मतलब है कि अगर इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट एप्लीकेंट के पास नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए या फिर लाइफ इन द यूके या फिर ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए। अब नाज़रीन ये जो रिक्वायरमेंट थी इसको ये वो लोग इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट होंगे जो किसी मेडिकल या फिर किसी मेंटल इलनेस की वजह से ये जो टेस्ट हैं पास नहीं कर सकते। इसी तरह नाज़रीन वो लोग जो अंडर एज ऑफ 18 है या अबव 65 हैं वो भी इस रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट हैं। उन्हें लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्हें नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शो करने की ज़रूरत है। नाज़रीन इसी तरह मैं बताता चलूँ अगर कोई इंडिविजुअल यूके में है और उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है जो कंसीडर की जाती है इक्विवेलेंट टू यूके बैचलर लेवल तो उसे नॉलेज ऑफ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपनी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भेजे, ट्रांसक्रिप्ट भेजे और कुछ केसेस में यूके नारिक की तरफ से सर्टिफिकेट भेजे तो वो होम ऑफिस वाले एक्सेप्ट करेंगे। नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम के इस सेगमेंट का टाइम होता है ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको मज़ीद अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। थैंक यू।
नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। अदील मलिक ने आपको इससे पहले लीगल अपडेट्स दी हैं। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। मैं कोशिश करूंगा हस्ब मामूल कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकूं और वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम बात करते हैं मशहूद के साथ। मिस्टर मशहूद कहते हैं कि वो 20 साल से UK में रह रहे हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट की अपना स्टे रेगुलराइज करने के लिए, लेकिन हमेशा उनकी एप्लीकेशनें रिफ्यूज़ होती रही हैं। एक स्टेज पे उनके पास अपील का राइट भी था, उन्होंने अपील भी की थी, लेकिन उनकी अपीलें भी डिसमिस हो गई थी। और वो कहते हैं कि लेकिन वो UK से वापस नहीं गए, वो यहीं रहते रहे। अब उनको यहाँ 20 साल हो गए हैं। तो ये कहते हैं कि उनके नोटिस में ये बात आई है कि 20 साल के बाद अगर वो अपना स्टे रेगुलराइज कराएँ तो वो रेगुलर हो सकता है। तो ये पूछना चाहते हैं कि अगर वो एप्लीकेशन होम ऑफिस में डालें तो क्या उनको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है, या कि उनकी पुरानी रिफ्यूज़ल्स का कोई असर पड़ेगा उनकी एप्लीकेशन पे। होम ऑफिस क्या इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि वो UK में 20 साल से रह रहे हैं और उन्होंने एक प्राइवेट और फैमिली लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है। तो मशहूद साहब, ये तो ज़ाहिर अफसोस की बात है कि 20 साल से आपका मसला इमिग्रेशन का सॉर्ट आउट नहीं हो सका। यकीनी तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन लीगल पोजीशन यही है कि अगर आप UK में 20 साल से रह रहे हैं और आपके पास इस चीज़ की एविडेंस है और आपने एक लाइफ यहाँ इस्टेब्लिश कर ली है जैसे कि आपने फरमाया है, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल आप अपना स्टे रेगुलराइज करने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिल सकती। अगर आप UK में 20 साल तक रहते हैं तो आपको होम ऑफिस लिमिटेड लीव ग्रांट कर सकता है। एक तरह की वो डिस्क्रिशन होम ऑफिस एक्सरसाइज कर सकता है आपके फेवर में, और वो 2.5 साल की लीव होती है, 30 मंथ्स की। और उस लीव का तरीका यही होता है कि अगर वो आपको 2.5 साल की लीव ग्रांट होती है, वो एक्सटेंडेबल होती है और 2.5 साल के बाद वो एक्सटेंशन आपको मिलती रहती है। और जब लीगल 10 ईयर्स यहाँ पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर कोई भी शख्स इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करता है। तो जो आपकी करंट पोजीशन है इसमें यही है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है तो आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी, आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलेगी, लेकिन जो लीव आपको मिलेगी वो एक्सटेंडेबल होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है कि आपकी जो पुरानी रिफ्यूज़ल्स है उनका कोई असर पड़ेगा इस आपकी नई एप्लीकेशन पे या कि नहीं पड़ेगा। तो यकीनी तौर पे पुरानी रिफ्यूज़ल्स का असर पड़ता है। एक टर्म यूज़ होती है इमिग्रेशन रूल्स में जिसको स्टॉप द क्लॉक कहते हैं, कि अगर किसी भी स्टेज पे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी और आपको UK से जाने के लिए कहा गया था लेकिन आप UK में नहीं रहे, तो एक इमिग्रेशन कानून की क्लॉज ये भी कहती है कि उसके बाद जो टाइम आप UK में गुजारेंगे उसको आमतौर पर कंसिडर नहीं किया जाता है। यानी कहा जाता है कि जिस वक्त आपकी पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी या जिस स्टेज पे आपको यहाँ से जाने के लिए कहा गया था उस वक्त के बाद आपका क्लॉक स्टॉप हो गया है, तो ये एक टर्म यूज़ होती है, तो इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो पुरानी रिफ्यूज़ल अगर एक या एक से ज़्यादा रिफ्यूज़ल है तो उनका यकीनी तौर पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप 20 साल से UK में रह रहे हैं और आपके पास सफिशेंट एविडेंस है कि आपने जहाँ लाइफ इस्टेब्लिश कर ली है वो प्राइवेट लाइफ है या फैमिली लाइफ है, तो इस चीज़ को भी होम ऑफिस बिल्कुल कंसिडर करेगा आपकी एप्लीकेशन का डिसीजन करने से पहले। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मज़ीद आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमसे क्वेश्चन कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके तसल्ली बख्श जवाब लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो सकें। मशहूद के बाद हम रानी के साथ बात करते हैं। रानी कहती हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और वो पिछले 20 साल से UK में आ जा रही हैं। वो एज ए विज़िटर यहाँ आती रही हैं। वो कहती हैं कि शुरू में उनको 6 महीने का वीज़ा मिला था और बाद में उनको फिर मल्टीपल वीज़ा मिला है 2 साल का, और फिर अब उनके पास 5 साल का मल्टीपल विजिटर्स वीज़ा है और वो अक्सर UK में आती हैं और फिर इन टाइम यहाँ से वापस चली जाती हैं। वो यहाँ कभी भी 6 महीने से ज़्यादा नहीं रही हैं। रानी कहती हैं कि अब वो एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी करना चाहती हैं। तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं अपने एक ही सवाल के अंदर। वो पहला तो उनका ये क्वेश्चन है कि वो यहाँ शादी रजिस्टर करना चाहती हैं। तो पूछना चाहती हैं कि बहुत से लोगों ने कहा है कि वो यहाँ शादी रजिस्टर नहीं कर सकती और कुछ लोगों ने उनको बताया है कि वो शादी कर सकती हैं। तो उनका पूछना यही है कि उनको इस सिलसिले में गाइडलाइन चाहिए कि क्या वो यहाँ शादी कर सकती हैं या कि नहीं कर सकती। और दूसरा उनका क्वेश्चन यही है कि शादी करने के बाद वो अपना स्टेटस चेंज करना चाहेंगी तो क्या वो यहाँ से अपना स्टेटस चेंज कर सकती हैं। और तीसरा वो ये कहती हैं कि वो 20 साल से UK में आ जा रही हैं, तो क्या जो उनका UK का जो विजिटर्स वीज़ा है, पुराने विजिटर्स वीज़ा, उनका कोई एडवांटेज उनको या उनका कोई फ़ायदा उनको मिलेगा जो वो नई एप्लीकेशन सबमिट करेंगी या जो वो शादी करेंगी या वो शादी के ग्राउंड पर अगर UK में रहना चाहें तो। रानी साहिबा, आप 20 साल से आती जा रही हैं और यकीनी तौर पर आप कभी भी ओवर स्टे नहीं हुई। यही वजह है कि आपको हमेशा वीज़ा मिलता रहा है और आपको आने जाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये इसी वजह से हुआ है कि आपने हमेशा इमिग्रेशन रूल्स का ख्याल रखा है।
जहाँ तक आपकी शादी करने का मामला है तो यकीनी तौर पे आप शादी यूके में कर सकती हैं। अगर आप विजिटर हैं फिर भी आप शादी कर सकती हैं। शादी करने पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, किसी तरह की कोई कदगन या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बिल्कुल रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएं और आप शादी रजिस्टर करने की दरख्वास्त कर सकती हैं। कोई भी विजिटर यहाँ शादी कर सकता है, शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि शादी करने के बाद क्या आप अपना स्टेटस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली स्टेटस आप यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। अगर आप विजिटर्स हैं तो आप यहाँ से किसी भी तरह का अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। आपको हर हाल में वापस अपने होम कंट्री जाना होगा या जहाँ से आप आए हैं आपको उस कंट्री में जाना होगा और वहाँ से आपको अप्रोप्रिएट एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना होगा। यूके से आप अपना स्टेटस चेंज नहीं कर सकेंगे। तो इस सूरत में यही होगा कि अगर आप अपनी शादी यहाँ रजिस्टर कर लेती हैं और ब्रिटिश सिटीजन के साथ आपकी शादी हो जाती है तो उस सूरत में आपको यकीनी तौर पर वापस जाना पड़ेगा और एंट्री क्लियरेंस लेके स्पाउस वीज़ा लेके आपको दोबारा वापस आना पड़ेगा और फिर आपको वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी जो कि एक स्पाउस के लिए ज़रूरी होती हैं। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि आप 20 साल से यूके में आ जा रही हैं तो उसका अगर आपको कोई एडवांटेज या कोई फ़ायदा आपको मिल सके तो अनफॉर्चुनेटली आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस केस में अगर आप शादी की ग्राउंड पे यूके में रहना चाहें तो उसकी बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, डिफरेंट रूल्स अप्लाई होता है। तो जो अगर आपका जो पुराना स्टेटस है या जो आपका पुरानी यूके में जो आमदोरफ्त रही है एज ए विजिटर उसका आपको किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही वो चीज़ कंसिडर की जाएगी। हाँ, अगर आप दोबारा फ्यूचर में किसी भी स्टेज पे विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें या आपका जो करंट वीज़ा है जब ये एक्सपायर हो जाए अगर आप विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करें तो उसमें यकीनी तौर पे ये चीज़ देखी जाती है कि आप कितने अरसे से यूके में एज ए विजिटर आ जा रही हैं और आपका पुराना कंडक्ट कैसा रहा है। तो उस अगर आप एज ए विजिटर अप्लाई करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर आपके जो प्रीवियस जो आपके वीज़ाज आपको ग्रांट हुए हैं और उन पर गौर किया जाएगा या देखा जाएगा, उसका आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। लेकिन अगर विज़िट वीज़े के अलावा कोई दूसरी एप्लीकेशन आप सबमिट करें किसी भी कैटेगरी में तो आपको पुराने वीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जो भी आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको उस एप्लीकेशन से मुतल्लिका रूल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। तो नाज़रीन, रानी के बाद हम बात करते हैं बालक राम के साथ। बालक राम कहते हैं कि वो 12 साल पहले यूके में आए थे और फिर वो यहाँ ओवरस्टे हो गए थे। उनकी वाइफ उनके साथ आई थी। फिर वो कहते हैं कि उनके बच्चे भी यहाँ पैदा हुए और एक बच्चे की उम्र जब 10 साल हो गई तो फिर उनको ये एडवाइस मिली कि वो बच्चा ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने जब एप्लीकेशन सबमिट की तो वो सक्सेसफुल हो गई और उनका बच्चा अब एक रजिस्टर्ड ब्रिटिश सिटीज़न है। तो बालक राम कहते हैं इससे पहले भी उन्होंने अपना स्टे रेगुलराइज करने की एप्लीकेशन सबमिट करते रहे हैं लेकिन उनकी कोई एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई थी माजी में। लेकिन अब जो उन्होंने एप्लीकेशन लास्ट सबमिट किया कुछ महीने पहले उन्होंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था इस ग्राउंड पे कि वो 12 साल से यूके में रह रहे हैं और उनका एक बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है और बाकी उनके बच्चों को भी यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, वो कभी भी यूके से बाहर नहीं गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इंडेफिनेट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है लेकिन होम ऑफिस ने उनको 2.5 साल की लीव ग्रांट की है। वो ये पूछना चाहते हैं, उनका क्वेश्चन यही है कि 2.5 साल के बाद क्या होगा और दूसरा ये कि वो इंडेफिनेट लीव के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं। तो बालक राम इससे पहले भी मशहूद के सवाल के जवाब में मैंने उनको ये भी बताया और तकरीबन ऐसा ही मसला आपका भी है कि अगर आप यूके में रह रहे हैं और आप ओवरस्टे हैं या इलीगल हैं तो अब लॉ यही कहता है कि डायरेक्ट आप इंडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई नहीं करते अनलेस कि आप के पर्टिकुलर किसी इमिग्रेशन रूल्स के तहत आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो आमतौर पर अगर आप ओवरस्टे हैं तो आपको इंडेफिनेट लीव डायरेक्ट नहीं मिल सकती। इसी वजह से आपने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया लेकिन वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। अब इंडेफिनेट लीव के लिए कानून यही कहता है कि आप यूके में कम से कम 10 साल आप लीगल रह के यहाँ कानूनी तौर पे आप 10 साल यूके में रहें तो फिर आप इंडेफिनेट लीव के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो अब जैसे आपको होम ऑफिस ने 2.5 साल की लीव ग्रांट की और इसी ग्राउंड पे ये चीज़ तो उन्होंने रिकगनाइज कर ली है कि आपने यहाँ एक फैमिली लाइफ इस्टेब्लिश कर लिया, आपका बच्चा ब्रिटिश सिटीज़न है। लेकिन जो मैक्सिमम लीव आपको होम ऑफिस ग्रांट कर सकता था वो 2.5 साल की लीव ही ग्रांट कर सकता था। तो अब अगर आप इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करना चाहें तो यकीनी तौर पे आपको 10 साल तक वेट करना होगा। 2.5 साल के बाद आप इस लीव को एक्सटेंड करा सकते हैं। आपको दोबारा होम ऑफिस में एप्लीकेशन डालनी होगी और उस वक्त होम ऑफिस आपके सर्कमस्टांसेस को नए सिरे से कंसीडर करेगा। तो अगर तो आपके हालात में कोई बड़ी तब्दीली ना हुई तो फिर आपको फर्दर लीव मिल जाएगी। बड़ी तब्दीली यही होती है कि आप बहुत अरसा यूके से बाहर रहे हों या आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया हो या अगर इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं होती या आपका कंडक्ट ओवरऑल ठीक रहता है तो फिर
आमतौर पे ये लीव एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन आपको 10 साल तक यूके में लीगल रहना होगा, उसके बाद ये आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बालक्रम के बाद हम बात करते हैं मिस डाकाल के साथ। मिस डाकाल नेपालीज सिटीज़न हैं। वो ये कहती हैं कि वो 5 साल पहले यूके में आई थी एज ए स्टूडेंट और यहाँ से उन्होंने डिग्री कंप्लीट की थी यूके की यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो वापस चली गई थी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद। डाकाल कहती हैं कि अब उनकी एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ शादी होने वाली है, लेकिन अब उनको बताया गया है कि शादी करने के लिए उनके पास एक ख़ास लेवल का इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो डाकाल ये पूछना चाहती हैं कि क्या वो उनको इंग्लिश का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा या कि जो उनको पास जो उन्होंने यूके की डिग्री ली थी उस डिग्री का उनको फ़ायदा हो सकता है। तो मिस डाकाल, हम आपके सवाल का जवाब लेके हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम मिस डाकाल के साथ बात कर रहे थे। तो डाकाल, अगर आपने यूके से एक डिग्री ली है या आपने किसी भी ऐसे कंट्री से डिग्री ली हो जो कि इंग्लिश स्पोकन कंट्री हो, तो वहाँ की डिग्री अगर आपके पास है तो फिर आपको इंग्लिश का कोई और सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे अगर आप अप्लाई करते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए तो आपके पास बिल्कुल B1 लेवल का इंग्लिश का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे ने इशू किया हो। लेकिन अगर आपके पास यूके की डिग्री है या किसी भी इंग्लिश स्पोकन कंट्री की डिग्री है तो फिर आपको इंग्लिश के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपकी वो डिग्री इनाफ है, उससे प्रूव हो जाता है कि आपको जो इंग्लिश का लेवल है वो आप बिल्कुल पूरा करती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको इंग्लिश का मज़ीद को टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आप शादी करने के बाद बाकी रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी करती हैं तो डिग्री की मौजूदगी में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाती हैं। मिस डाकाल के बाद हम डॉक्टर हारून से बात करते हैं। डॉक्टर हारून कहते हैं कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और पाकिस्तान में वो प्रैक्टिस करते हैं, वो डॉक्टर हैं। तो वो ये कहते हैं कि वो कभी भी यूके में नहीं आए और चूँकि वो अपने काम में बहुत बिजी हैं और उनको यहाँ कभी आने का मौका ही नहीं मिला है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि वो यूके में आए बगैर ब्रिटिश एम्बेसी के थ्रू ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें और उनको नेशनलिटी मिल जाए। वो ये पूछते हैं कि क्या इस तरह का को तरीका है तो हम उनको बता दें। तो डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल कोई तरीका अभी तक ईजाद नहीं हुआ कि आप यूके में कभी भी ना आएँ और आपका यूके से कोई तल्लुक ही ना हो रहा ब्रिटिश सिटीज़न बन जाए। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, कभी ऐसा होता है अगर आपके पेरेंट्स में से कोई ब्रिटिश सिटीज़न था और आपकी टाइम ऑफ बर्थ अगर ऐसी पोजीशन थी तो फिर तो आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से भी कोई ब्रिटिश सिटीज़न नहीं था, ना ही कभी कोई यूके में पैदा हुआ है और आप यूके में कभी आए भी नहीं और आपका यूके से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप ब्रिटिश सिटीज़न नहीं बन सकते। अनफॉर्चुनेटली ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, इस तरह का कोई तरीकाकार नहीं है। अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न बनना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। फिर आप अगर रूट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करें, यूके में आएँ, एक सर्टन टाइम तक आप यूके में रहें, उसके बाद आप नेचुरलाइज हो सकते हैं। लेकिन यूके में आए बगैर अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न बनना चाहें तो इस तरह का कानून अभी तक नहीं बना। उसके बाद हम सनी सिंह के साथ बात करते हैं। सनी सिंह कहते हैं कि वो 6 साल से यूके में रह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो इंडिया से फ्रांस गए थे और फ्रांस से फिर वो एक लॉरी में बैठ के यूके में आ गए थे, यानी वो इलीगल तरीके से यूके में एंटर हुए थे और 6 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा उनको इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया था और फिर उनको रिपोर्टिंग की रिस्ट्रिक्शन उन पर लगा दी थी। उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो लोकल इन्फोर्समेंट ऑफिस में रिपोर्टिंग के लिए जाएँ, लेकिन वो कहते हैं कि वो वहाँ कभी नहीं गए क्योंकि उनको डर था कि उनको पकड़ के वापस
इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो सनी सिंह कहते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी ओवरस्टेयर हैं, वो 3 साल पहले विजिट वीज़ा पे लेकर यूके में आई थी और फिर वो वापस नहीं गई हैं और वो भी इलीगल हैं। तो सनी कहते हैं कि अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। तो यही पूछना चाहते हैं कि क्या अगर वो उनकी गर्लफ्रेंड से उनकी शादी हो जाती है तो क्या उसका उनके इमिग्रेशन स्टेटस पे कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा, और अगर वो अपना स्टे रेगुलराइज करना चाहें तो क्या इस शादी की वजह से उनको यहाँ वीज़ा मिल जाएगा या कि नहीं मिलेगा। तो सनी, अगर आप ओवरस्टेयर हैं और फिर आपको शायद एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि अगर इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने आप पर रिपोर्टिंग रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और आपको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप साइन करने के लिए जाएं लेकिन आप रिपोर्टिंग करने के लिए लोकल इन्फोर्समेंट ऑफिस में नहीं गए, तो ऐसी सूरत में आमतौर पे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर आपकी यही पोजीशन है और आप वैसे ही ओवरस्टेयर हैं तो इस सूरत में तो शादी करना भी एक सवालिया निशान है उस मसले पे कि आप शादी कर भी सकते हैं यानी, और फिर आपकी जो पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है वो भी ओवरस्टेयर हैं, वो भी इलीगल हैं। तो इस सूरत में अगर आपकी शादी हो भी जाती है तो आपके इमिग्रेशन स्टेटस पे कोई असर नहीं पड़ता है। बस ये तो हो सकता है कि आप जो को कहते हैं कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, तो ये तो हो जाएगी क्योंकि आप ही इलीगल हैं और वो भी इलीगल हैं, लेकिन आपके इमिग्रेशन स्टेटस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस शादी का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये हुआ है कि अगर आपकी पार्टनर कोई यूरोपियन सिटीज़न है, ब्रिटिश सिटीज़न है, यूके में सेटल्ड हैं या उनका यहाँ कोई इमिग्रेशन स्टेटस हो तो उसका तो फिर आपकी फ्यूचर की किसी एप्लीकेशन पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आपकी तरह आपकी वाइफ भी आपकी पार्टनर भी इलीगल हैं तो फिर इस शादी का इमिग्रेशन कानून के हिसाब से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जमाली के साथ। जमाली कहते हैं कि वो 10 साल पहले यूके में आए थे एज ए स्टूडेंट। वो कहते हैं कि 6 साल पहले उन्होंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया और होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी थी, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की। तो वो कहते हैं कि उस वक्त 1 साल उनकी अपील में लगा और उनकी अपील चलती रही और 1 साल के बाद उनकी अपील कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली थी। जो उस वक्त इमिग्रेशन जज थे उन्होंने उनकी अपील अलाउ कर दी थी। तो ये कहते हैं कि उस वक्त उनके सोलिसिटर ने उनको बताया था कि 2-3 महीने में होम ऑफिस उनको फर्दर वीज़ा ग्रांट कर देगा, लेकिन वो कहते हैं कि 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया और अभी तक होम ऑफिस ने उनको वीज़ा ग्रांट नहीं किया और वो यूके में बगैर वीज़े के ही रह रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अब उनको यूके में रहते हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। तो जमाली का क्वेश्चन यही है कि क्या वो 10 साल के बाद अगर वो जो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या वो इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं या कि उनकी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ हो जाएगी कि वो ओवरस्टेयर या इलीगल हैं क्योंकि उनके पास कोई वैलिड वीज़ा नहीं है। तो जमाली साहब, आपने 6 साल पहले आपकी एप्लीकेशन आप एज ए स्टूडेंट आए थे, 10 साल पहले 6 साल आप यहाँ स्टूडेंट रहे और उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई एक्सटेंशन की। तो उसके बाद आपने अपील की और आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई और अपील एक्सेप्ट होने के बाद अभी तक होम ऑफिस ने आपको फर्दर लीव ग्रांट नहीं की है। तो ऐसी सूरत में आप बिल्कुल लीगल हैं, आप इलीगल या ओवरस्टेयर नहीं हैं। एक इमिग्रेशन कानून की एक सेक्शन है इमिग्रेशन एक्ट, उसको 3C कहते हैं। उसके तहत ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है और टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आप लीगल हैं और जो भी आपका स्टेटस है तो आपका वही स्टेटस बरकरार रहता है जब तक कि आपकी अपील का डिसीजन हो जाता है। और अपील का डिसीजन होने के बाद अगर आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाए तो जब तक होम ऑफिस आपको फर्दर लीव ग्रांट करता है कोर्ट की डायरेक्शन पर अमल करते हुए तो उस वक्त आपका स्टेटस वही रहता है। तो जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की तो यकीनी तौर पर उस वक्त आपके पास वैलिड वीज़ा था और जब भी आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बाद आपके पास अपील का राइट था। तो इसमें यही है कि आप बिल्कुल लीगल हैं और आपका स्टेटस बिल्कुल कानूनी है, आप ओवरस्टेयर या इलीगल नहीं है। आल्दो होम ऑफिस ने आपको वीज़ा ग्रांट नहीं किया लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ओवरस्टेयर हैं। तो अगर आप जब से यूके में इंटर हुए तब से लेके अब तक अगर आप कभी भी ओवरस्टेयर नहीं हुए, यानी ये एप्लीकेशन जब आपकी रिफ्यूज़ हुई थी 4 साल पहले, अगर उससे पहले भी आप कभी ओवरस्टेयर नहीं हुए और हमेशा आप इन टाइम अपना वीज़ा एक्सटेंड कराते रहें और बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते रहें तो फिर बिल्कुल 10 साल अगर आपके पूरे हो गए हैं तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग रेजिडेंसी के ग्राउंड पर। जो कि ये क्राइटेरिया यकीनी तौर पर अभी मौजूद है कि अगर आप यूके में 10 साल गुजार लेते हैं तो 10 साल के बाद आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इस सूरत में बिल्कुल आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, आप इलीगल या ओवरस्टेयर नहीं हैं और अगर आप बाकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। जमाली के बाद हम बात करते हैं नसीम गुल के साथ। नसीम गुल कहते हैं कि वो उन्होंने असाइलम क्लेम किया था, अफ़गान सिटीज़न हैं, उन्होंने यूके में आके तो असाइलम क्लेम किया था और उनके असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी बहुत अर्सा पहले और उसके बाद उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया था अफ़गानिस्तान। तो नसीम गुल कहते हैं फिर वो दोबारा यूके में आ गए और फिर वो नाम बदल के आए और उन्होंने दोबारा असाइलम क्लेम कर लिया और उनकी दोबारा असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। लेकिन अब कुछ दिन पहले उनको
उनको होम ऑफिस ने और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने उनकी काम की जगह से पकड़ लिया है, और अब जब उनके फिंगरप्रिंट्स चेक किए गए हैं तो उनको पता चल गया है कि इन्होंने 2 दफ़ा असाइलम क्लेम किया था, डिफरेंट नाम से किया था। वो ये कहते हैं कि अब वो उनकी दोबारा रिमूवल डायरेक्शन इशू हो गई हैं, तो पूछना वो यही चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई सूरत है कि वो उनके रिमूवल कैंसिल हो जाए और उनको यहाँ रहने की परमिशन मिल जाए। तो नसीम गुल, जो आपके हालात बता रहे हैं इसमें तो मुझे खासा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर आपने असाइलम क्लेम किया और आपकी असाइलम की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई और आप फिर यूके से रिमूव या आपको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया और फिर आप दोबारा वापस आ गए और फिर आपने नाम बदल के तो आपने अगर दोबारा असाइलम क्लेम किया, तो ये बिल्कुल एक क्लियर डिसेप्शन है और बिल्कुल ये फ्रॉड है। तो ऐसी सूरत में लॉ तो यही कहता है कि अगर आप कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे तो उसमें फिर 10 साल तक के लिए एक मैंडेटरी बैन आप पे लग जाती है कि आप कोई भी एप्लीकेशन दूसरी नहीं डाल सकते। तो इस सूरत में अगर होम ऑफिस आपको रिमूव कर रहा है तो मेरे ख्याल में इस रिमूवल को रोकना अब खासा मुश्किल होगा, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप किसी सदस्य से मिल के इस बारे में इन डिटेल डिस्कस कर ले, तो हो सकता है वो आपको बेहतर एडवाइस कर सकें। लेकिन आमतौर पे मैं यही कहूँगा कि अगर आपने इस तरह डिसेप्शन से काम लिया है तो फिर आपके मामले में सक्सेस का चांस ना होने के बराबर है। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपके बाकी मदा सवाल को लेकर, और अपना सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।